कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स पिशाच राजा फुल एपिसोड। दोस्तों, चैनल पर और भी क्लासिक विंटेज कॉमिक्स वीडियोस हैं, वो भी जरूर देखें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। पिशाच राजा, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन कदम स्टूडियो, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। किसी समय की बात है, कंचनपुरम में एक राजा राज्य करता था। नाम था उसका कर्णप्रिय। वो बेहद न्यायप्रिय व कर्तव्यपरायण राजा था। उसके शासन में प्रजा बेहद सुखी व संपन्न थी। राजा कर्णप्रिय अपने पारिवारिक जीवन से भी बेहद संतुष्ट था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रिका। राजा कर्णप्रिय व रानी चंद्रिका को 5 संतानों का सुख प्राप्त था। 5 राजकुमारों के नाम थे चंद्रप्रिय, शंखप्रिय, रक्तप्रिय, पुष्यप्रिय और वीरप्रिय। 5 राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा महर्षि योगाचार्य के आश्रम में उन्हीं के द्वारा आज संपन्न हो रही थी। प्रणाम मुनिव, आयुष्मान खुराना। हमारे लिए क्या आदेश है मुनिव? वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें वापस महल लौटना है, जहां तुम्हें राज कार्य में अपने पिताश्री का हाथ बटाना है। जो आज्ञा मुनिव। जाने से पूर्व क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? वत्स, आप आदेश करें मुनिव, हम अपने प्राण भी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। गुरु दक्षिणा में हमें पिशाचनाथ कंठदंत का सिर चाहिए। पिशाचनाथ कंठदंत? हाँ, पिशाचनाथ कंठदंत। आज से 1000 वर्ष पहले की बात है। राक्षस जाति का एक राक्षस कंठदंत छद्म वेश धारण कर महर्षि कुलाचार्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के बहाने पहुंच गया। महर्षि ने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, उसका उद्देश्य अपने सहपाठियों को फुसलाकर एकांत में ले जाना और फिर वहां उनका रक्त पीने का था। हाँ, मनुष्यों का रक्त पीने का यह मेरे लिए सुनहरा अवसर है। आश्रम में पहुंचते ही वह अपना उद्देश्य पूर्ण करने में लग गया। और एक दिन, ये तुम मुझे कहां ले आए हो नरसिंह? उस गुफा में पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा कुमार नरेश। कंठदंत कुमार नरेश को लेकर गुफा में पहुंचा। यहां तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तभी एक भयानक अट्टहास वहां गूंज उठा। उस अट्टहास को सुनकर कुमार नरेश शीघ्रता के साथ पलट गया। पलटते ही उसके कंठ से भयानक चीख निकल गई। नहीं, कौन हो तुम? नरसिंह कहा है? मूर्ख लड़के, मैं नरसिंह नहीं, कंठदंत हूं। यह मेरा असली रूप है। नरसिंह का वेश तो मैंने इंसानी रक्त पीने के लिए धारा है। हाँ। अब तुम यहां से मेरी रक्त की प्यास बुझाए बिना नहीं जा सकते। हाँ। दुष्ट राक्षस, अच्छा हुआ तूने अपना रहस्य मुझ पर खोल दिया। अब मैं तुझे किसी निर्दोष इंसान का रक्त पीने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं न सिर्फ तेरा रक्त पीऊंगा, बल्कि आश्रम के एक एक इंसान का लहू निचोड़ लूंगा। हाँ। कुमार नरेश अचानक तलवार निकालकर कंठदंत पर टूट पड़ा। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा रक्त पिपासु राक्षस। कुमार नरेश ने तलवार का भरपूर वार राक्षस कंठदंत की एक बाजू पर किया, मगर कंठदंत की कटी हुई बाजू जमीन पर नहीं गिरी। अचानक कंठदंत की वो बाजू बाज के समान झपटकर कुमार नरेश की गर्दन से चिपक गई। नहीं! कंठदंत के दूसरे हाथ के नाखून एकाएक बढ़ने लगे। लंबे होते नाखून कुमार नरेश की छाती में धंस गए। कुमार दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और इसी के साथ कुमार नरेश के प्राण पखेरु उड़ गए और कंठदंत भयानक ढंग से जीभ लपलपाता हुआ कुमार की लाश से रक्त पीने लगा। अब तक उसकी बाजू पुनः धड़ के साथ जुड़ चुकी थी। कुमार नरेश का रक्त पीने के बाद उसने कुछ और शिष्यों को भी मार डाला और उनका भी रक्त पी गया। वाह, कितना स्वादिष्ट होता है इंसानों का खून। उन्हीं दिनों मैं भी महर्षि कुलाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जो एकाएक ही शिष्यों के गायब हो जाने से बेहद दुखी व परेशान थे। ओफ, समझ में नहीं आता शिष्य योगाचार्य कि यह सब हो क्या रहा है। मुनव्वर, मुझे लगता है आसपास कोई भयानक जंगली जानवर आ बसा है, जो हमारे साथियों को उठा ले जाता है। नहीं,
योगाचार्य नहीं, अगर यह कार्य किसी जंगली पशु का होता तो वो हमारे आश्रम पर भी हमला करता। मुझे ये कोई शैतानी कार्यवाही लगती है। तब तो आपको अपनी योग शक्ति से उस दुष्ट का पता मालूम करना चाहिए। उसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। अब ये कार्य आवश्यक है। उस दिन से महर्षि यज्ञ करने में लग गए। ओम ओम। अभी महर्षि यज्ञ में मग्न ही थे कि नरसिंह मेरे पास पहुंचा और व्यग्र भाव से बोला, जल्दी चलो योगाचार्य, वहां जंगल में गुफा के अंदर एक शिष्य की लाश पड़ी है। क्या? लेकिन महर्षि तो अभी यज्ञ में मग्न है, उनके कार्य में व्यवधान बनना उचित नहीं। मैं स्वयं ही इसके साथ चलता हूं। नरसिंह मुझे लेकर गुफा में पहुंचा। उफ, कितनी बदबू है। अभी तो भी बदबू के ढेर में बदल जाएगा। हा हा हा। भीतर पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मेरी सांसें तक रुक गई। हे भगवान, यहां तो चारों ओर मानव कंकाल पड़े हैं। तभी अट्टहास सुनकर मैं उछल कर पलटा और विस्मय से खड़ा रह गया। का कौन हो तुम? नरसिंह कहाँ है? नरसिंह का असली रूप यही है मूर्ख। मैं कर्दंत हूँ। अब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा। हा हा हा। देखते ही देखते उसके नाखून मेरी ओर बढ़ने लगे। हा हा हा। हे भगवान, रक्षा करो, मुझे अपना प्राण बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आया। नाखून तीर के समान मेरे सीने में पेबस्त होने ही वाले थे कि ठीक उसी समय महर्षि कुलाचार्य मेरे सामने आ गए और मां, मुनिव, वह दृश्य देख मैं कांप उठा। मुनिव, यह आपने क्या किया मुनिव? मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नहीं वत्स, बल्कि हमारा अंतिम समय आ गया है। मुझे वचन दो कि तुम इस पापी का नाश करोगे। मैं आपको वचन देता हूं मुनि। इसी के साथ कुलाचार्य की गर्दन एक और लुढ़क गई। मैं चीख पड़ा, मुनिव, नहीं। तभी मानो बाहर कहीं बिजली सी कड़क उठी। गुफा में मानो भूकंप सा आ गया। ओह! तभी एक स्वर वहां गूंज उठा, भागो शिष्य, निकल जाओ इस गुफा से, अब ये स्थान सुरक्षित नहीं। मुनिव की वाणी। मुनिव का आदेश पाकर मैं चीखता हुआ शीघ्रता से गुफा के द्वार की ओर भागा। मैं मुनिव की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा कंटदंत, शीघ्र ही। और वत्स, इस प्रकार सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक मुनिव को दिया वचन पूरा नहीं किया। इसका कारण मुनिव? उसे समाप्त करने के लिए मैं जब भी कोई शक्ति यज्ञ आरंभ करता हूं, वो उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है। लेकिन अब मैं ये कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें पिशाचनाथ कंटदंत को मृत्यु के घाट उतारना है। बोलो, ये कार्य करोगे? गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको कंटदंत का सिर अवश्य भेंट करेंगे मुनिव, लेकिन कहो वत्स। हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कंटदंत की शैतानी शक्तियां बड़ी कुशल हैं बेटे। वो जब तक सामने ना हो, उसे ढूंढना या पहचानना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर वह सामने है, तो उसे पहचानना बहुत सरल है। उसके दांतों की बनावट कोई भी रूप बदलते समय कांटों जैसी ही नुकीली होगी। अब तुम जा सकते हो। नगर की सीमा पर तुम्हारे स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी होंगी। जो आज्ञा मुनिव। पांचों राजकुमारों को पैदल ही नगर द्वार तक जाना था, अतः वे शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचने को आतुर थे। मां और पिताजी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी समय कंटदंत विशैली निगाहों से उनकी ओर देखता हुआ सोच रहा था, हा हा हा, इससे पूर्व कि ये पांचों भाई महल पहुंचकर मेरी मौत का सामान तैयार करें, मैं स्वयं महल पहुंचकर। और फिर उस समय जब वे नगर द्वार से कुछ ही दूर रह गए थे कि अचानक एक पेड़ चरमराकर उन पर गिरने लगा। ये देखकर चंद्रप्रिय चिल्लाया, बचो भाइयों। ओह, अरे! हे भगवान! तब तक चंद्रप्रिय एक साये को वहां से भागते हुए देख चुका था। उस साये को भागते देख राजकुमार उसके पीछे लपका। रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक ही वह साया वृक्षों के झुरमुट में जाकर गायब हो गया। कहाँ गया? कौन था वह? वह वापस लौटा। कौन था वह भैया? हमें समाप्त करने की साजिश शायद उसी ने रची थी। ये देखो, इस रस्सी की मदद से उसने ये पेड़ बांधा हुआ था। पेड़ की हद में आते ही उसने रस्सी छोड़कर पेड़ हम पर गिरा दिया। उसके बाद वे पुनः नगर की ओर चल पड़े। लेकिन वह कौन हो सकता है, अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस घटना का जिक्र अभी मां और पिताजी से मत करना।
वे परेशान होंगे। जी भैया। और फिर नगर द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आहा, हमारे पुत्र कितने सुंदर दिखते हैं महाराज। आज इतने वर्षों बाद इनका घर लौटना कितना सुखद प्रतीत हो रहा है। निकट पहुंचते ही राजा कर्णप्रिय और रानी चंद्रिका ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। राजकुमारों की जय। राजा कर्णप्रिय जिंदाबाद, रानी चंद्रिका जिंदाबाद। प्रजा के उद्घोषों से वातावरण गूंज उठा। और उस समय जब युवराज के रूप में चंद्रप्रिय का तिलक आयोजन किया जा रहा था। आइए महाराज, युवराज के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन अभी महाराज कर्णप्रिय चंद्रप्रिय के निकट पहुंच भी न पाए थे कि ओह नहीं, तीर। जिधर से तीर छोड़ा गया था उधर देखते हुए अचानक राजा कर्णप्रिय चीख पड़े। सेनापति काली सिंह, पकड़ो उसे। वह बचना, लेकिन अभी महाराज कर्णप्रिय चंद्रप्रिय के निकट पहुंच भी न पाए थे कि ओह नहीं, तीर। जिधर से तीर छोड़ा गया था उधर देखते हुए अचानक राजा कर्णप्रिय चीख पड़े। सेनापति काली सिंह, पकड़ो उसे। वह बचना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सैनिकों में अफरा-तफरी मच गई। पकड़ो उसे, वह भागने न पाए। महल को चारों ओर से घेर लो। जिस समय सैनिक मुख्य द्वार पार कर रहे थे, महल की ऊंची छत से वह साया नीचे छलांग लगा चुका था। वह रहा, पकड़ो। सैनिक उसके पीछे लपके। उफ, वो भाग रहा है। घुड़सवार सैनिकों को बुलाओ। जब तक घुड़सवार सैनिक वहां पहुंचे, साया वहां से गायब हो चुका था। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? अंध भक्तों, एक व्यक्ति हमारी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। फिर सेनापति के आदेश पर सैनिक वापस लौट पड़े। उधर सभी राजकुमारों को सुरक्षित महल पहुंचा दिया गया। राजा कर्णप्रिय इस घटना से क्रोधित हो कह उठे, महामंत्री सूर्यराज, हम हर सूरत में उस व्यक्ति को हिरासत में देखना चाहते हैं जिसने कुमार पर प्राणघातक आक्रमण किया। सेनापति उसके पीछे गए हैं महाराज। मुझे उम्मीद है कि क्षमा कीजिए महाराज, वो रहस्यमय इंसान हमारे हाथ नहीं आ सका। क्या? फिर उस दिन के बाद उस रहस्यमय इंसान की बहुत तलाश की गई, किंतु वो कहीं दिखाई न पड़ा। उधर पांचों राजकुमार इस घटना से विचलित हो उठे थे। भैया, ये दूसरा आक्रमण है। कोई हमारे प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। क्या अब हमें पिताजी को राह वाली घटना के विषय में नहीं बता देना चाहिए? अभी वो समय नहीं आया। शंखप्रिय भैया, कहीं ये सब कंटदंत तो नहीं कर रहा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें शीघ्र ही उसकी तलाश आरंभ कर देनी चाहिए भैया। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या न करें। कल प्रातः ही हम यह निर्णय लेंगे कि उस रहस्यमय इंसान और कंटदंत की तलाश कैसे और कहाँ की जाए। हाँ, अब हमें सावधान अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद पांचों अपने कक्ष में चले गए। आधी रात के पश्चात अचानक सबसे छोटे राजकुमार वीरप्रिय की नींद टूट गई। इस समय कौन हो सकता है? कौन है बाहर? हम, तुम्हारे पिताश्री। ओह, लेकिन इतनी रात गए। द्वार खोलते ही राजा कर्णप्रिय ने भीतर आकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पिताश्री, आप इतनी रात गए, सब कुशल से तो है ना? अभी तक सब कुशल है राजकुमार, हमें प्यास लगी थी, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। मैं अभी आपके लिए शीतल जल लाता हूँ। नहीं राजकुमार, ये प्यास किसी जल से नहीं मिटेगी। राजा कर्णसिंह का स्वर परिवर्तन महसूस करते ही राजकुमार वीरप्रिय उछलकर पलट गया और उसके नेत्र हैरत से फैलते चले गए। कौन हो तुम? नहीं, तुम विशाचनाथ कंटदंत। ओह, तुम्हारे दांत, तुम कंटदंत ही हो। ठीक पहचाना तुमने मुझे। महर्षि योगाचार्य ने तुम्हें मुझे मौत के घाट उतारने का कार्य सौंपा है, लेकिन मौत तुम्हारी मेरे हाथों होगी। नहीं कंटदंत, मैं दिव्यास्त्र से तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। परंतु इससे पूर्व कि वो दिव्यास्त्र तक पहुंच भी पाता, कंटदंत के नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। राजकुमार के तड़पकर जमीन पर गिरते ही कंटदंत उसका रक्त पीने लगा। अगले दिन वीरप्रिय की मृत्यु का पता चलते ही महल में कोहराम मच गया। छोटे कुमार वीरप्रिय का खून हो गया। क्या? छोटे कुमार का खून? छोटे कुमार का खून हो गया। खबर सुनते ही महामंत्री सूर्यराज सकते में आ गए। महामंत्री जी,
छोटे कुमार वीरप्रिय का खून हो गया। मैं अपनी आंखों से उनकी लाश, हे भगवान, यह क्या हो गया। आग की तरह ये समाचार पूरे महल में फैल गया। रानी चंद्रिका मानो पागल सी हो उठी जब स्वयं महामंत्री ने उन्हें ये दुखद समाचार दिया। नहीं नहीं, नहीं कह दो ये समाचार झूठा है। नहीं, मेरा वीर प्रिय हमें छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। चारों भाई हतप्रभ हो उठे। नहीं, यह नहीं हो सकता। वीरप्रिय इस प्रकार नहीं जा सकता। उफ, आखिर वह हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। मैं उस हत्यारे को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। फिर सभी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया। मैं हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह माला अवश्य हत्यारे की होगी। सेनापति उसके निकट पहुंचकर सरगोशी कर उठा। ये गले का हार तो, ये हार किसके गले का है सेनापति। वह किंतु सेनापति से पूर्व महाराज उस हार को पहचान कर कह उठे, ये हार तो महामंत्री सूर्यराज का है। क्या। ठीक उसी क्षण महामंत्री ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। रक्तप्रिय तुरंत उसके निकट पहुंचकर कठोर स्वर में बोला, महामंत्री जी, आपका ये हार इस कक्ष में कैसे पहुंच गया। मेरा हार। ओह हाँ, ये तो मेरा हार है जो कल शाम चोरी हो गया था। ओह। दुर्घटना के अगले दिन। आओ सेनापति काली सिंह, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। युवराज, अवश्य कहिए। राजकुमार वीरप्रिय के कक्ष से महामंत्री के हार मिलने को मैं एक छोटी घटना नहीं मानता। हो सकता है अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महामंत्री ने ही कुमार को मार डाला हो। पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध। जी हाँ युवराज, आज से 2 माह पूर्व महामंत्री का पुत्र संकट सिंह दुश्मनों को भेद देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया था। राजद्रोह के आरोप में महाराज ने उसे मृत्यु दंड दिया। हमारा फैसला अटल है। देशद्रोही की केवल मौत ही सजा है। लेकिन महाराज, हम आपके पुत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार संकट सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। आपने ये समाचार हमें देकर बहुत अच्छा किया सेनापति। अब हम महामंत्री को बचने का अवसर नहीं देंगे। सेनापति चला गया। महामंत्री पर नजर रखनी होगी। उसी रात पुष्यप्रिय के कक्ष के बाहर, दरवाजा खोलो बेटे, तुमसे एक आवश्यक कार्य है। पिताजी, आप इस समय कैसा कार्य है। भीतर चलो बताते हैं। द्वार बंद करने के पश्चात, मुझे प्यास लगी थी बेटे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ओह, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूं। ये प्यास जल से नहीं बुझेगी बेटे, मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए। कंठदंत के नुकीले नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। अगले दिन प्रातः जब पुष्यप्रिय की लाश मिली, उफ, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। राजा के रूप में इतना अभिनय तो मुझे करना ही होगा। ही। सेनापति ने वो समाचार चंद्रप्रिय को दिया। आप यकीन माने न माने युवराज, लेकिन मेरा विश्वास है कि यह खून भी महामंत्री ने किया है। अभी मालूम हुआ जाता है, राजकुमार चंद्रप्रिय के आदेश पर गुप्तचर खूबचंद को बुलाया गया। खूबचंद, हमने तुम्हें महामंत्री की निगरानी का कार्य सौंपा था। मैं निगरानी का कार्य कर रहा था कुमार। शाम से ही मैं उनके घर पर निगाह रखे हुए था। महामंत्री जी अभी घर में है और प्रवेश द्वार केवल यही है, किंतु आधी रात के समय अचानक मैं चौंक पड़ा। अरे, महामंत्री जी इस समय कहाँ जा सकते हैं। महल से भी कोई बुलावा नहीं आया। रहस्यमय अंदाज में द्वार पर सांकल लगाकर वे एक ओर को चल पड़े। मुझे इनका पीछा कर जानना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। किंतु शायद महामंत्री को अपना पीछा किए जाने का पता चल गया था। फिर वे एक पुराने खंडहर में जा घुसे। मैं उनका पीछा करता हुआ खंडहर में जा पहुंचा, लेकिन अरे, कहाँ चले गए। महामंत्री जी अभी तो यही थे। मैंने खंडहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन महामंत्री जी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़े। ओह, शायद महामंत्री जी मेरी आंखों को धोखा देकर निकल गए हैं। इतना सुनते ही सेनापति काली सिंह क्रोधित स्वर में चिल्लाया, देखा युवराज, मैं न कहता था कि यह करतूत महामंत्री की है। महामंत्री जी को कहीं से भी ढूंढकर हमारे सामने पेश करो गुप्तचर। जो आज्ञा युवराज। लेकिन बहुत खोज करने के पश्चात भी महामंत्री सूर्यराज कहीं नहीं मिले। अंततः गुप्तचर को कहना पड़ा, क्षमा कीजिए युवराज, महामंत्री जी का कहीं कुछ पता नहीं चला।
क्या हम कुछ सुनना नहीं चाहते? नगर का चप्पा चप्पा छान मारो, मगर महामंत्री जी को पेश करो। गुप्तचर के जाने के पश्चात देखा युवराज, अब तो मेरा संदेह महामंत्री पर गहरा होता जा रहा है। उस रात संपूर्ण राजमहल पर कड़ा पहरा बिठा दिया गया, विशेष रूप से सभी राजकुमारों के कक्ष पर। मगर आधी रात के वक्त जब राजा कर्णप्रिय रक्तप्रिय के कक्ष के बाहर पहुंचे, अरे महाराज आप, हाँ हम ये कहने आए हैं कि हत्यारा पकड़ा गया है, अब पहरे की कोई आवश्यकता नहीं, तुम दोनों जाओ, हम अपने पुत्र को ये बात स्वयं बताना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। पहरेदार चले गए। उधर राजकुमार चंद्रप्रिय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। न जाने इस महल पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी है, न जाने आज रात क्या होने वाला है। मुझे चलकर अपने दोनों भाइयों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक नजर पुनः डालनी चाहिए। ठीक इसी पल संपूर्ण महल एक तेज चीख से गूंज उठा। राजकुमार रक्तप्रिय की चीख का स्वर चंद्रप्रिय के शरीर में मानो विद्युत भर गई। तूफान की तरह वह रक्तप्रिय के कक्ष की ओर भागा। रक्तप्रिय के प्राण संकट में हैं। और तभी वो किसी से टकरा गया। महामंत्री सूर्यराज को पहचानते ही राजकुमार चंद्रप्रिय का जिस्म उत्तेजना से कांपने लगा। उसने झपटकर महामंत्री को पकड़ लिया, फिर चिल्लाया, तुम महामंत्री सूर्यराज, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मगर कुमार, मेरी बात तो। अचानक चंद्रप्रिय महामंत्री के कब्जों पर रक्त देखकर उछल पड़ता हुआ बोला, ये रक्त? ओह समझा, कमीने इंसान, प्रतिशोध में अंधा होकर तूने रक्तप्रिय का भी शायद खून कर दिया है। कुमार, ओह मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज रंगे हाथों पकड़ा गया है तू। कहने के साथ चंद्रप्रिय ने घूसा महामंत्री के चेहरे पर जड़ दिया। चंद्रप्रिय पागलों के समान उसे मारता चला गया। मेरी बात। तभी राजा कर्णप्रिय, रानी चंद्रिका सहित सेनापति काली सिंह तथा शंखप्रिय भी वहां आ पहुंचे। ये सब क्या हो रहा है? ओह तुम महामंत्री, तुम्हारी तो हमें तलाश थी। ये हत्यारा है पिताजी। इसने रक्तप्रिय का भी खून नहीं, ये झूठ है, ये सच है। कुमार के कक्ष से हमें उसकी लाश ही मिलेगी। मैं जानता हूं, कुमार का कक्ष खोलकर देखना होगा। भीतर का दृश्य देखते ही सब सन्नाटे में आ गए। रक्तप्रिय, मेरे लाल। ये हत्यारा है पिताजी, इसे तुरंत फांसी पर लटका दीजिए। होश से काम लो कुमार, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह खून महामंत्री ने किया है। प्रमाण है सेनापति जी वह माला जो वीरप्रिय के कक्ष से मिली, और इससे पूछिए कि उस रात ये कहा गया था जिस रात पुष्यप्रिय का खून हुआ। बताइए महामंत्री। कुमार चंद्रप्रिय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर इस समय नहीं दे सकता। ओह, ये जानते हुए भी कि आपको कातिल समझा जा रहा है। जी महाराज। ये सुनते ही राजा कर्णप्रिय ने आदेश दिया, महामंत्री को हिरासत में ले लिया जाए। ओह, सैनिक महामंत्री को ले गए। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये शंखप्रिय व चंद्रप्रिय को मारने की चेष्टा करता महाराज। शुक्र है कि यह समय रहते पकड़ा गया। ओह, हमें नहीं मालूम था कि महामंत्री अपने पुत्र की मृत्यु का बदला इस प्रकार हमारे पुत्रों की निर्मम हत्या करके लेगा। कातिल के रूप में महामंत्री के पकड़े जाते ही पहरे में ढील दे दी गई। उसी रात शंखप्रिय के कक्ष के बाहर मुझे मौत की नींद सुलाने का संकल्प करके आए थे योगाचार्य से। हा, अब केवल 2 बचे हैं, जिनमें से शंखप्रिय का रक्त मैं आज पीऊंगा। हा। अचानक शंखप्रिय की नींद टूट गई। कौन है बाहर? हम हैं तुम्हारे पिता। द्वार खोलो बेटे। ओह, द्वार खोलते ही, हमें प्यास लगी है बेटे, क्या प्यास नहीं बुझाओगे? अवश्य। पिताजी को जल के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? जल तो। ये सोचकर वो पलटा ही था कि एक पंजा उसके चेहरे पर आ चिपका। पिशाच कंठदंत ने अपने नुकीले दांत कुमार की गर्दन में गड़ा लिए। मेरी प्यास तेरे खून से बुझेंगी मूर्ख। और वह रक्त पीने लगा। रक्त पीने के बाद कुमार शंखप्रिय की लाश को उसने फर्श पर पटक दिया। भयानक ढंग से होठों पर जिह्वा फेरकर कह उठा, हा,
कुमार चंद्रप्रिय और फिर रानी चंद्रिका के बाद मैं एक एक करके महल के और फिर नगर के सभी लोगों का खून पी जाऊंगा। अगले दिन चंद्रप्रिय के चेहरे पर भूचाल के से लक्षण थे। नहीं नहीं नहीं, अगर महामंत्री कातिल है तो फिर कल रात शंखप्रिय का कत्ल क्यों हुआ? महामंत्री को हम अपनी आंखों से कैद खाने में देखकर आए हैं, वो कत्ल नहीं कर सकते। मैं अभी गुप्तचरों को इस रहस्य की छानबीन करने का आदेश देता हूं। सेनापति चला गया। उसी रात, दरवाजा खोलो चंद्र बेटे, ये हम हैं, तुम्हारे पिता। पिताजी, इस वक्त मुझे प्यास लगी है बेटे, क्या तुम मेरी प्यास? ये पिताजी को क्या हो गया? लेकिन पिताजी, जल तो आपके कक्ष में ही मिल जाता। जल तो मिल जाता, परंतु रक्त नहीं मिलता, जिसकी मुझे प्यास है। हा हा हा, सावधान चंद्रप्रिय, ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि पिशाचनाथ कंठदंत है, तुम्हारे भाइयों का हत्यारा। पिशाचनाथ कंठदंत। तभी द्वार पर महर्षि योगाचार्य दिखाई पड़े। मुनिव, आप समय नष्ट मत कर मूर्ख, ये ले, ये ब्रह्मास्त्र है जिसे दिन रात की तपस्या के पश्चात हासिल किया है मैंने, खत्म कर तो इस पिशाच को। चंद्रप्रिय ने फुर्ती के साथ ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया। ओह, अब मैं इस पिशाच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी कंठदंत ने अपना एक खूनी पंजा बढ़ाकर महर्षि योगाचार्य की गर्दन जकड़ ली। आह, जल्दी करो शिष्य। कंठदंत का दूसरा हाथ चंद्रप्रिय की गर्दन की तरफ लपका, लेकिन चंद्रप्रिय को स्पर्श करते ही भीषण ज्वाला प्रकट हुई। जल्दी करो बेटे। आह, चंद्रप्रिय में देर न की और जय गुरुदेव। बिजलियां चमक उठी, धरती बुरी तरह से डगमगा उठी, एक तेज चीख गूंज उठी। ब्रह्मास्त्र पिशाचनाथ कंठदंत के सीने में पैवस्त हो गया था। पकड़ ढीली होते ही योगाचार्य पिशाचनाथ से दूर हट गए। पिशाचनाथ कंठदंत एक दर्दनाक चीख मारकर फर्श पर गिरा और शांत पड़ गया। वह मर चुका है, लेकिन अभी तुम उसके निकट मत जाना, उसके पाप उसके शरीर से कोढ़ के रूप में फूटेंगे। पिशाचनाथ कंठदंत की नाड़ियां फट गई और रक्त उसके शरीर से फूट निकला। देखते देखते पिशाचनाथ कंठदंत का शरीर बर्फ के समान पिघल गया। तब आज मुझे तुम्हारी गुरुदक्षिणा भी मिल गई और मेरा गुरुदेव को दिया वचन भी पूरा हो गया। किंतु मुनिव, आप यहाँ एकाएक कैसे पहुंचे? तुम्हारे आश्रम छोड़ते ही कंठदंत तुम्हारे पीछे लग गया और फिर तुमसे पहले ही महल में पहुंच गया। और उस समय जबकि महाराज कर्णप्रिय तुम्हारे स्वागत के लिए सीमा द्वार पर रथ द्वारा आ रहे थे। सारथी, रथ को और तेज चलाओ, आज कितने बरसों पश्चात हमारे पुत्र वापस लौट रहे हैं। जो हुक्म महाराज। कहने के साथ ही सारथी के रूप में बैठे कंठदंत ने घोड़ों पर चाबुक बरसा दी। अरे सारथी, संभल कर क्या कर रहे हो? ओह हाँ, सैनिक पीछे छूट गए। एक जगह पहुंचकर कंठदंत ने रथ रोक दिया। रथ क्यों रोक दिया सारथी? ये तुम हमें कहां ले आए हो? एकाएक कंठदंत पलट गया। उसकी भयानक सूरत देखते ही राजा कर्णप्रिय उछल पड़े। कौन हो तुम? पिशाचनाथ कंठदंत। हा हा हा, बहुत प्यास लगी है मुझे, तुम्हारा रक्त पीना है मुझे। हा हा हा, फिर इससे पूर्व कि राजा अपनी तलवार निकाल पाते। हाँ, कंठदंत राजा का रक्त पीने लगा और फिर पिशाचनाथ राजा के रूप में तुम्हारे चारों भाइयों का खून पी गया। इसी बीच मुझे शक्ति यज्ञ करने का अवसर मिल गया, जिससे कि मैंने ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त किया। फिर छिपकर यहाँ महल में पहुंचा तो अचानक मैंने पिशाच राजा को तुम्हारे कक्ष में जाते हुए देखा। ओह, लेकिन अगर यह सारी हत्याएं पिशाचनाथ ने की हैं तो फिर महामंत्री उस रात खंडहर में क्या कर रहे थे? कुछ गड़बड़ है मुनिव। दोनों उसी क्षण कैदखाने में पहुंचे। असली हत्यारा मारा जा चुका है महामंत्री जी। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं कि हमने आपको गलत समझा। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटे, और जो अब महल में होने वाला है उसे रोको। मैं कुछ समझा नहीं महामंत्री जी। सेनापति काली सिंह महल में तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या तुम जानना चाहते थे न कि मैं पुष्प प्रिय की हत्या वाली रात खंडहर में क्या करने गया था? तो सुनो, मुझे सेनापति काली सिंह के षड्यंत्र का पता चल चुका था। हा हा हा, अब हमें उन राजकुमारों का खून बहाने की आवश्यकता नहीं रही दिलावर सिंह। तुमने 2 बार राजकुमारों पर आक्रमण किया, लेकिन वे हर बार बच गए।
लेकिन इस बार वे शायद इस अज्ञात हत्यारे के हाथों नहीं बचेंगे, और मैंने ऐसा इंतजाम भी कर दिया है कि महामंत्री भी हमारे रास्ते से हट जाएगा। अब मेरे लिए क्या आदेश है, सेनापति उर्फ कंचनपुरम के भावी राजा? तुम फिलहाल खंडहर के इसी तहखाने में रहो। यहाँ तहखाने का किसी को पता नहीं है। अगर किसी कारणवश वह हत्यारा 5 राजकुमारों की हत्या करने में सफल नहीं होता, तो फिर तुम्हें वो कार्य करना होगा। फिर राजा कर्णप्रिय के मरते ही हम राजा घोषित कर दिए जाएंगे, समझे? ओह, तो यह चक्कर चलाया जा रहा है सेनापति काली सिंह। तुम महामंत्री सूर्यराज, इसका मतलब राजकुमारों पर पेड़ व तीर का आक्रमण तुमने करवाया, और राजकुमार वीरप्रिय के कक्ष में माला चुराकर भी तुमने ही डाली थी, ताकि सभी मुझ पर शक करें। हाँ हाँ हाँ, अब तुम सब कुछ जान ही गए हो। तो यहां से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। दिलावर और सेनापति मुझ पर टूट पड़े। मार डालो दिलावर इसे। ओह, उस वार से मैं तुरंत बेहोश हो गया। अब ये जगह सुरक्षित नहीं दिलावर, चलो यहां से निकल चलो। वे मुझे मरा समझकर छोड़ आए थे, परंतु मैं न जाने कितने समय बेहोश रहने के पश्चात होश में आया। इस भयानक षड्यंत्र की सूचना महाराज को देनी होगी। मैं रात के समय छिपता हुआ महल पहुंचा, तो अचानक महाराज को रक्तप्रिय के कक्ष में जाते देखा। ओह, मुझे महाराज का यही रुककर इंतजार करना होगा। तभी कक्ष में से एक चीख उभरी। ठीक उसी पल मैंने एक भयानक आकृति को कक्ष से निकलकर भागते हुए देखा। मैं सब कुछ आपको बताने के उद्देश्य से आपके कक्ष की ओर भागा। तभी आप मुझसे टकरा गए, और सेनापति के वहां उपस्थित होने के कारण मैं आपसे कुछ भी न कह सका, क्योंकि उस समय कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। और इस प्रकार पिशाच राजा की मृत्यु के साथ ही महल में पनप रहा षड्यंत्र विफल हो गया। सेनापति और दिलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर धीरे धीरे शासन कार्य सामान्य होता चला गया।